AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार चर्चा का विषय यह है कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वो 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी का मायावती की पार्टी से गठबंधन के लिए किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। अब राजनीतिक हलकों में ये मुद्दा गर्म है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी 100 मुस्लिम बहुल सीटों के ऊपर अगर अपने मुसलमान कैंडिडेट उतार देते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या BSP की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा। एक तरफ जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि उनका किसी भी तरह का गठबंधन नहीं हो रहा, कोई महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन से उनका मोहभंग हो गया है, उनके एक्सपीरियंस अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, लिहाजा वो कुछ छोटे दलों से बातचीत कर सकते हैं। और मायावती ने तो छोटे दलों से भी बातचीत की बात नहीं की है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी 100 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करते हैं तो मुस्लिम वोटों का दावा करने वाली ख़ास करके समाजवादी पार्टी पे इसका क्या असर होगा, इस पे चर्चा हो रही है। यूँ तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा आधार नहीं है। इन आंकड़ों से इसको समझा जा सकता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने AIMIM को 38 सीटों पे चुनाव लड़ाया। उनकी पार्टी सारी 38 सीटें हार गई। इनमें से 37 सीटों पे उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। उनको वोट मिले केवल 0.02%, सिर्फ इतना वोट उनको मिला। और उनसे कम से कम 6 गुना ज़्यादा वोट उनके थे जो नोटा वाले थे, जो किसी को भी पसंद नहीं करते थे वोट देने के लिए। कम से कम 6 गुना ज़्यादा वोट उन लोगों को मिले। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार यहाँ नहीं नज़र आता है। और मोटे तौर पे अखिलेश यादव के जो मुस्लिम वोट हैं उस पर कोई ख़तरा नज़र नहीं आता है। लेकिन एक फैक्टर चुनाव में ये भी होता है कि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जहाँ मान लीजिए कई कैंडिडेट मुस्लिम खड़े कर दिए, वहाँ पे असर पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी कोई सीट ऐसी हो या कुछ सीटें ऐसी हों जहां बहुत मामूली मार्जिन से चुनाव जीत रही हो, लेकिन अगर ओवैसी का कैंडिडेट वहां पे खड़ा हो जाएगा और थोड़े बहुत वोट काट देगा तो वहां पे उनको नुकसान हो सकता है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं की मानसिकता या मनोविज्ञान को समझने की ज़रूरत है। सियासत के जानकार कहते हैं कि इस बीच में मुस्लिम समाज में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। CA NRC का मुद्दा उछलने से उसके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। बड़े पैमाने पे इसके आंदोलन में जो लोग शामिल हुए वो जिस तरह जेल गए हैं, महीनों महीनों जेल में सड़ते रहे हैं, पुलिस ने उनके साथ जो सलूक किया है, जिस तरह चौराहों पे उनकी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, इन सब से मुसलमानों में बहुत भय है। एक बाबा जी एक सम्मेलन में पैगंबर के ख़िलाफ़ अपशब्द कहते हुए दिखाई देते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तमाम लिंचिंग के मामले बीच बीच में होते रहते हैं। बहुत सारी हेट स्पीच एक धर्म को टारगेट करके, उसके पैगंबर को टारगेट करके, उनके लोगों के रीति रिवाज को टारगेट करके तमाम सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। जनरल परसेप्शन ये है मुसलमानों में कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सोशल मीडिया के ऊपर सेलेक्टिवली कार्रवाई की जाती है और उनके ख़िलाफ़ जो करता है वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने के बाद सियासत के जानकार कहते हैं कि ये खौफ और ये बेचैनी मुसलमानों में ज़्यादा बढ़ी है। तो सवाल ये है कि 2022 के चुनाव में वो किस मुद्दे पे चुनाव देंगे, लड़ेंगे या वोट देंगे। मतलब क्या वो उस शख्स को वोट देंगे जो मुसलमान है और उसका बड़ा आधार नहीं है और वो मुस्लिम को सपोर्ट करने वाली किसी पार्टी का है, या किसी दूसरी पार्टी के उस हिंदू शख्स को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने की हैसियत में होगा। तो मोटे तौर पे सियासत के जानकार ये कहते हैं कि मुसलमानों में जो बेचैनी और खौफ है उसमें उन मजबूत पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट देंगे, भले वो हिंदू हो, जो बीजेपी को हराने की हैसियत में होगा। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को देखें तो उससे लगता है कि ओवैसी के
यहाँ पे आने का जो प्रभाव देखा जा रहा है शायद वो उतना नहीं पड़ेगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।